अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो स्लाइड वगैरह जो है वो खुद ही आप खुद करेंगे, ठीक है सर? हाँ, आगे करते जाए ना। जी आप खुद करेंगे। मैं करूँ या वो जी करेंगे? आप करेंगे। अच्छा, एक दफा करके देखिए जरा, हो रही है? हो रही है? हो तो रही हैं, ये आगे चली गई हैं ना पीछे। अच्छा, बैग ठीक है, कर लेंगे। नहीं नहीं सर, ओके ओके ओके। स्टैंड बाय सर। ओके। अच्छा, आप ये देखना, ये जो लाइट जहाँ पर रेड कलर की आपको नजर आ रही है, हाँ, आपको इसी कैमरे को देख के बात करनी है। सही है, सही हो गया? ठीक है। अगर वहाँ पर कैमरा नंबर 2 जो है वहाँ पर लाइट शो हुई तो आपने उधर मुड़ जाना, उधर मुड़ जाना। ठीक है, ठीक हो गया? ओके। डन। वो इधर इसी में ही यूज़ करना है मैं। दरवाजे ओके सर? ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शराफत अफजल। अज़ीज़ तलबा, इन प्रोग्राम में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स कोर्स कोड 9302 के टॉपिक्स पे लेक्चर दूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको इस कोर्स को समझने में मदद देंगे। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, जो कि ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स है। इसके ये यूनिट 2 प्रोग्राम पे मुश्तमिल है। पहले प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे कि मैक्रो इकनॉमिक्स क्या है। शुरू से आएंगे जी जी जी। अच्छा, थोड़ा सा रिलैक्स होके और स्टार्टिंग में थोड़ा एनर्जी के साथ और बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा जो ना आवाज में ठीक है, आराम से करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, 4 दफा हम रिटेक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, सही है। ठीक है? चलें जी, दोबारा। स्टैंड बाय। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वीडियो प्रोग्राम के साथ मैं हूं शराफत अफजल। अज़ीज़ तलबा, इन प्रोग्राम में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकनॉमिक कोर्स कोड 9302 के टॉपिक्स पर लेक्चर दूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर्स आपको इस कोर्स को समझने में मदद देंगे। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 एंड ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स, जो 2 प्रोग्राम पर मुश्तमिल है। यूनिट नंबर 1 जो है वो 2 प्रोग्राम पर मुश्तमिल है, प्रोग्राम नंबर 1 एंड प्रोग्राम नंबर 2। प्रोग्राम नंबर 1 में हम ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय मैक्रो इकनॉमिक्स, व्हाट इज़ मीन बाय इकनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मीन बाय मैक्रो इकनॉमिक्स और व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकनॉमिक्स क्या है और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मैक्रो इकनॉमिक्स बेस करती है। तो आप अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि इकनॉमिक्स जो है हमारी डेली लाइफ में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो इकनॉमिक्स के साथ लिंक होती हैं। ख्वाह हम अपने घर में हों या आप कहीं बाज़ार में कोई शॉपिंग करने जाएं या किसी भी जगह पे, तो आप इकनॉमिक्स के साथ इंटरलिंक रहते हैं। तो इकनॉमिक्स जो है बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आया है, होती क्या है। तो इकनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है इकोनॉमीज़, जिसका मतलब ये है कि आप एक हाउस होल्ड को मैनेज कैसे करते हैं। अब हाउस होल्ड के अंदर डिफरेंट आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं और डिफरेंट उनको आप असाइनमेंट्स देते हैं। तो वो फैमिली मेम्बर जो है वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। तो अब उन हाउस होल्ड की कुछ नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वो जो सोर्सेज होते हैं वो उनके लिमिटेड होते हैं और उन हाउस होल्ड की डिज़ायर अनलिमिटेड होती हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम उनकी अनलिमिटेड डिज़ायर को मीट करने के लिए जो स्टडी करते हैं उसको इकनॉमिक्स कहते हैं। तो इकनॉमिक्स के अंदर जो हाउस होल्ड होते हैं
वो डिसीजन जब लेते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसको स्केर्सिटी कहते हैं। अब स्केर्सिटी क्या होती है कि हमारे स्केर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं इकॉनमी के अंदर वो स्केयर होते हैं। मतलब स्केयर का मतलब ये होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो उन वांट्स को मीट करने के लिए हमें इन स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, उनको हमें डिफरेंट तरीके से उनकी यानी स्केर्सिटी को ओवरकम करना पड़ता है। अब हमारे माशरे के अंदर अगर देखें तो हमारे जो रिसोर्सेज लाइक कि हमारी अगर इनकम से 1000 है या 10,000 हमारी इनकम है, तो उसमें जब हम उसकी कंजम्पशन करते हैं या हम उसको खर्च करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए, तो हम जो है उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के उसको ऐसे एलोकेट करते हैं कि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएं और हमारी जो वांट्स हैं वो भी जो है ना, वो हमारी वांट्स भी हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिसोर्स स्केर्सिटी का बेसिक मतलब ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इकनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हमें इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, उसको हम बेस्ट अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर से 100 आपकी इनकम है या आपके पास 100 आपकी जेब में आपके पास पैकेट मनी है, तो उस 100 को के आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से आप एक बनाना ख़रीदना चाहते हैं, दूसरे एप्पल ख़रीदना चाहते हैं। तो अब अगर आप सिर्फ एप्पल पे फोकस करते हैं तो 100 में सिर्फ आपको 1 kg एप्पल मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन रिसोर्सेज को जो है ना डाइवर्ज करें, मतलब आप 1 डजन आप बनानाज ले लें और 1.5 kg आप एप्पल ले लें, तो वो 100 रुपीज़ में आप 2 चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो इकनॉमिक्स भी यही कहती है कि आप जो रिसोर्सेज को अल्टरनेटिवली और बेस्ट वे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक इकनॉमिक्स की ये डेफिनेशन है। अब इकनॉमिक्स के अंदर आप ऑलरेडी एक प्रोग्राम जो माइक्रो इकनॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं। तो माइक्रो इकनॉमिक्स वो इकनॉमिक्स होती है जिसमें आप इंडिविजुअली एक पर्सन की जो स्टडी है उसको पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मसलन एक हाउस होल्ड है या एक फर्म्स है, तो उसकी जो स्टडी की जाती है उसको आप माइक्रो इकनॉमिक्स कहते हैं। ये कोर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम आज डिस्कस करेंगे मैक्रो इकनॉमिक्स को। तो मैक्रो इकनॉमिक्स वो इकनॉमिक्स जिसमें आप एग्रीगेट लेवल पे इकॉनमी की स्टडी करते हैं, लाइक कि आप मतलब ग्रोथ रेट जीडीपी की स्टडी करते हैं, या फिर इन्फ्लेशन की स्टडी करते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्ल्ड में या हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गार लोग हैं, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं ऑन एग्रीगेट बेस पे। तो उसको आप मैक्रो इकनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। अब अगर नेक्स्ट हम चले जाएं तो डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिस्ट जो है वो इस मैक्रो इकनॉमिक्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट, मसलन जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं। और उन पॉलिसीज़ को लेके कि आपने चीज़ें ख़रीदनी कैसे हैं, और चीज़ों के लिए आपके पास मतलब 3-4 तरह की मार्केट्स होती हैं। पहले आप मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं आप डिमांड देख के, उसके बाद फिर वो एक्सचेंज होती हैं, फिर उनकी आप डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में उनकी कंजम्पशन करते हैं। तो ये जितने भी आपके पास डिफरेंट जो आप गुड्स को प्रोडक्शन से लेके कंज्यूम तक लेके जाते हैं, तो वो पॉलिसी मेकर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो इन मैक्रो इकनॉमिक्स में जो पॉलिसी मेकर्स या इकोनॉमिस्ट होते हैं वो आपको एग्रीगेट लेवल पे गाइड करते हैं कि आपने सेविंग कितनी करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, और गवर्नमेंट की सेविंग क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है। ये आपको मैक्रो इकनॉमिक्स इस स्टडी को आप एग्रीगेट लेवल पे डील करते हैं। ये आपके सामने हमारे पास एवरेज ग्रोथ रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है। ये 3 बेसिक जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन टॉपिक्स मैक्रो इकनॉमिक्स का, कि ये इनकी काजेज़ क्या होती हैं कि आपकी जो कंट्री है लाइक पाकिस्तान, तो इसकी जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो डिक्लाइन है, इतना इम्प्रूव नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। तो इसकी बेसिक क्या वजह है, क्या रीज़न है। और हमारी कंट्री के अंदर आजकल आपने देखा होगा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, उनको रोज़गार और बेसिक उनकी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं।
और इन्फ्लेशन रेट जो आपकी जो महंगाई है, जो परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जो दिन ब दिन हमारी कीमतों में इजाफा हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस इन्फ्लेशन को हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स में कि इनकी वजूहात क्या हैं, और इन तीन जो चीज़ें हैं इनकी वजूहात को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज़्म है कि इकोनॉमिस्ट हमें क्या मैकेनिज़्म देते हैं कि इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकें। उसके लिए फिर हमारे पास से मैक्रो इकनॉमिक्स को समझने के लिए 10 प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे कि सब यानी फर्स्ट प्रिंसिपल है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ है, फिर 8 और 9th और 10 प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल नंबर 1 जो है ना, उसको अब हम डिस्कस करते हैं कि इकनॉमिक्स के अंदर प्रिंसिपल 1 में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द पीपल मेक आर डिसीजंस, हाउ द पीपल मेक डिसीजन, कि लोग जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है उनके लिए गुड है या कौन सी उनके लिए बैड है। तो उसके लिए सबसे पहले जो पीपल्स हैं या किसी भी कंट्री लाइक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सेक्टर हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में। आपका डिफेंस सेक्टर है, आपका प्रोडक्शन सेक्टर है, आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सेविंग कर रहे होते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट है या आपका कोई पर्सन है वो डिसाइड करता है कि मैंने यानी अपनी प्रोडक्शन किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कि किस सेक्टर को मैंने इंक्रीज़ करना है, उसकी इंक्रीमेंट करनी है, वो डिसाइड करते हैं। अब देखें कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास डिसीजन के लिए एक डिफेंस है, नेशनल डिफेंस है, उसके अलावा आप कंज्यूमर गुड्स हैं। अब जो नेशनल डिफेंस है ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मसलन आपका जो एनिमी है इंडिया है या कोई भी कंट्री है, तो उसके लिए आपको सिक्योर करता है कि आपने कैसे अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन करनी पड़ती है गन्स की, या फिर आप टैंक प्रोड्यूस करते हैं या मिसाइल प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो ये सेक्टर है। दूसरा, आप ये डिसाइड करते हैं कि कंजम्पशन को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स को, क्योंकि दूसरी तरफ आपका डिसीजन ये है कि पावर्टी है, हमारे मुल्क में गुर्बत है। अब उस पावर्टी को कैसे ओवरकम किया जाए, उसके लिए फिर आप जितनी कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपकी पावर्टी लाइन कम, यानी पावर्टी जो गुर्बत की लाइन है, लकीर है, वो कम हो जाएगी। उसके अलावा जब दूसरा है कि जब आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो एक तरफ आपकी एफिशिएंसी होती है, दूसरी तरफ आप जो है ना, एक तरफ आप एफिशिएंटली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरी तरफ आप अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जब इन्वायरमेंट को आप पोल्यूट करेंगे तो इसका मतलब है आपने गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन आपने अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर दिया, आपने जो माहौल है उसको गंदा कर रहे हैं। तो आपको डिसीजन करना है कि आपने इन्वायरमेंट को भी साफ़ रखना है या फिर आपने गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी प्रोड्यूस करनी है कि जो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। तीसरा ये है कि एफिशिएंसी और इक्विटी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री के अंदर एफिशिएंटली, यानी आप सारे रिसोर्सेज को लगा रहे हैं। अब रिसोर्सेज आपको पता है कि आप सिंक से हासिल करते हैं, यानी आप रिसोर्सेज ज़मीन या लैंड या आप जो नेचुरल आपका इन्वायरमेंट है वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। जब वो रिसोर्सेज को आप गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो इन रिसोर्सेज को आपने एफिशिएंटली यानी आपने यूटिलाइज़ कर दिया, रिसोर्सेज को यूज़ कर दिया, तो ये रिसोर्सेज क्या करेंगे कि ये डिक्लाइन होते जाएंगे, ये कम होते जाएंगे। जब ये रिसोर्सेज कम होंगे तो आप जो है आप रिसोर्सेज कम होने की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी वो मार्जिन प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इस तरह एफिशिएंसी का ये मतलब भी हो सकता है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो आप अगर वेल्थ की तरफ देख लें तो जब प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ दो तरह के आपके यानी सोसाइटी के अंदर पर्सन रहते हैं। एक जो है वो रिच पर्सन है और दूसरे हैं पुअर पर्सन। जो रिच पर्सन है जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी जो है ना उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और फिर वो जो है अमीर से अमीर तर होते रहते हैं। तो जब अमीर होते रहते हैं तो वो एफिशिएंटली प्रोडक्ट को यूज़ करके जब वो अमीर होते हैं तो उस प्रोडक्शन से क्या होता है
कि माशरे में जो है ना अनइक्वलिटी हो जाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, आपको माशरे में इक्विटी चाहिए। तो इक्विटी के लिए फिर गवर्नमेंट उन पे टैक्सेस लगाती है, ठीक है, या ज़कात का जो मामला होता है वो ज़कात लेती है। तो उसकी वजह से वो जो माशरे के जो पुअर पर्सन होते हैं उनको भी उनके नियर अबाउट करने की कोशिश करती है। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हाउ टू मेक अ पीपल डिसीजन, कि लोग जो है ना लोग कैसे डिसाइड करें कि वो यानी अपनी इनकम या अपने पहले प्रिंसिपल में कि हाउ टू मेक अ पीपल डिसीजन, के लोगों का डिसीजन का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। अब जो सेकंड प्रिंसिपल है, ये सेकंड प्रिंसिपल में आप कहते हैं कि कास्ट ऑफ समथिंग व्हाट यू गिव अप। अब कि आपको कास्ट पे करनी पड़ती है कोई भी चीज़ है। अब इसकी एग्जांपल जिस तरह है कि देखें कि जब एक स्टूडेंट, और हम देख लें तो स्टूडेंट के पास दो डिसीजन होते हैं। अब आप भी अजीज़ तलबा, आप भी स्टूडेंट हैं, तो अब स्टूडेंट प्रोसेस में आपको पता है दो डिसीजन होते हैं हमारे जो सोसाइटी है। एक तो डिसीजन ये है कि हम वर्क करें, और दूसरा डिसीजन ये है कि हम स्टडी करें। तो अगर आप यहाँ पे आके स्टडी करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो स्टडी के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी जो कास्ट है वो आप वर्क है। अगर आप कहीं पे जाके वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, तो आपको उसकी सैलरी मिलती है या आउटपुट मिलती है। तो अगर आप उसके बदले में आप जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। इस तरह एक जो वर्किंग पर्सन है या एक एम्प्लॉई है, तो वो एम्प्लॉई के पास भी दो डिसीजन होते हैं। या तो वो एम्प्लॉई जो है ना वर्क करे या लायर करे। अगर वो वर्क करेगा तो उसको वेजेस मिलेंगी, और वेजेस मिलेंगी तो वो जो है ना अपनी सोसाइटी के अंदर अच्छा उसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो वेल ड्रेस होगा, उसकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, उसका खाना पीना अच्छा होगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में वो लायर करता है, घर में आराम करता है, तो उसको वो इनकम नहीं मिलती है। तो अगर इनकम नहीं मिलेगी तो वो जो है ना वो बंदा जो है ना माशरे में या सोसाइटी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ द बेसिक सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि आप हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है, यानी आप बेस्ट यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव करते हैं। कि अब आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट अभी ये है कि आप स्टडी करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, और एक जो एम्प्लॉई है उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है कि वो वर्क करना चाहता है या लायर घर में बैठ के आराम करना चाहता है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब हम थर्ड प्रिंसिपल पे अगर जाएं, तो थर्ड प्रिंसिपल ये है कि रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। जो रैशनल पीपल होते हैं, रैशनल का मतलब ये है कि वो पीपल जो मार्केट की सिचुएशन को देख के वो डिसाइड करते हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है। तो वो अपने मार्जिन पे देखते हैं कि उनकी जो मंथली सैलरी क्या है, और उस सैलरी को उन्होंने पर यूनिट के हिसाब से किस तरह कहाँ यूज़ करना है। तो जो रैशनल पीपल बेसिकली वो मार्जिन पे अपने आप को देख रहे होते हैं। तो अब एक हमारे पास एवरेज, हम प्रोडक्शन को जिस तरह प्रोडक्टिविटी, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो एक एवरेज होता है और एक मार्जिनल होता है पर यूनिट चेंज के हिसाब से। तो एवरेज पे आप देखें तो एवरेज में हम सब लोगों को इक्वलाइज कर देते हैं। जो माशरे के अंदर सोसाइटी है वो अगर पुअर हो या रिच हो, उनको एवरेजली हम उनको इक्वलाइज कर देते हैं। लेकिन मार्जिन पे हम देख रहे होते हैं कि पर यूनिट हमारी इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, पर यूनिट हमारा रिच पर्सन को कितना बेनिफिट हो रहा है या पुअर को कितना हो रहा है। तो जो सोसाइटी के अंदर हम बेसिकली जो रैशनल पीपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को देख के। मसलन आपकी प्राइजेज़ मार्केट में हाई हैं तो वो लोग उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ ख़रीदेंगे, ठीक है। अगर एक एक्स प्रोडक्ट है, एक वाई प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट हैं, तो अगर एक्स प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो गई है तो वो अगर उसका सब्स्टिट्यूट यानी अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो वो एक्स प्रोडक्ट को छोड़ देंगे और वाई प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो वो मार्जिनली यानी एक डिसीजन करते हैं। अब नंबर 4 पे जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है पीपल रिस्पॉन्ड इंसेंटिव। ये क्या होता है? लोग जो है वो इंसेंटिव
यानी जहाँ पे उनको बेनिफिट मिल रहा होता है उसी पे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखें हमारी अगर सोसाइटी देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर एक तरफ कंज्यूमर होते हैं और एक तरफ प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं वो उनका बेसिक एम ये होता है, मतलब ये आगे अगर नेक्स्ट हम ये डिमांड साइड की ड्राइव करें तो कंज्यूमर हमेशा जो है ना वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, यानी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, मार्केट में जाके प्राइस पे करके प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो कंज्यूमर का हमेशा यही मोटिव होता है कि मुझे कम प्राइस में अच्छी सी अच्छी प्रोडक्ट मिले, कम प्राइस हो और अच्छी सी अच्छी प्रोडक्ट हो, मतलब ये डिमांड कर्व है। तो देखें P1 पे उनको क्वांटिटी मिल रही है Q1, अब प्राइस कम हो गई, प्राइस P1 से P2 हो गई तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई Q1 से Q2 की तरफ, और अगर प्राइस और डिक्रीज़ करें P3 पे तो क्वांटिटी Q3 हो गई। तो यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड कर रहे हैं या जो कंज्यूमर हैं वो हमेशा लो प्राइस पे अच्छी प्रोडक्ट ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें फोर्थ प्रिंसिपल बताता है कि जो लोग हैं वो हमेशा इंसेंटिव की बात करते हैं कि हमें बेस्ट इंसेंटिव मिले। इसके मुकाबले में अगर हम प्रोड्यूसर को देखें तो प्रोड्यूसर की जो है वो सप्लाई कर्व होती है और वो चीज़ें सप्लाई कर रहा होता है। अब प्रोड्यूसर का मोटिव ये होता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए तो अगर यहाँ पे देखें इस डायग्राम में तो P3 अगर प्राइस कम है तो वो क्वांटिटी भी कम सप्लाई करता है, अगर प्राइस उससे बढ़ गई तो वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देता है, और जब प्राइस P1 हो गई तो वो क्वांटिटी को Q3 कर देता है। यानी वो कहता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, और जो कंज्यूमर है उसका बेसिक एम ये होता है कि प्राइस कम से कम हो और वो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करे ताकि उसको मार्जिनल बेनिफिट मिले। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है प्रिंसिपल नंबर 5 कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब एवरीवन को कैसे बेटर ऑफ करता है, मतलब ट्रेड जो है बेसिकली हम इसको कहते हैं कि दो कंट्रीज़ के दरमियान में आपस में जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, जो तिजारत जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि हम एक कंट्री है, मतलब लाइक पाकिस्तान है, दूसरी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो दोनों पर्सन जो होते हैं उनको जो है उनको दोनों पर्सन को बेटर ऑफ कर रहा होता है। मतलब पाकिस्तान अगर राइस प्रोड्यूस कर रहा है और राइस को एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, तो पाकिस्तान की जो स्पेशलाइजेशन है वो राइस में है, तो जो पाकिस्तान में राइस प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको वो बेटर ऑफ होंगे क्योंकि वो राइस को प्रोड्यूस करेंगे, और राइस इंडिया में अगर वो इंडिया की पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको वहाँ से रेवेन्यू मिलेगा। इसके मुकाबले में अगर इंडिया से हम टी इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया का जो प्रोड्यूसर है उसकी स्पेशलाइजेशन टी में है, तो वो टी जो है वो उससे उसको बेनिफिट होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में इंपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान के जो पर्सन के लिए वो राइस जो है वो बेनिफिशियल होगा क्योंकि राइस जो है इसकी स्पेशलिटी राइस में है। तो ट्रेड जो है जो दो बंदों के दरमियान उनको उसने बेटर ऑफ कर दिया। अब इस तरह कंज्यूमर जो हैं, अब कंज्यूमर के लिए भी ट्रेड बेटर ऑफ है। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आपको यानी छोटी सी छोटी चीज़ से लेके आपको यानी गाड़ी तक या अच्छी चीज़ तक आप चाइनीज़ गुड्स मिलती हैं। तो अब चाइनीज़ गुड्स क्या है कि उनकी पर यूनिट कास्ट कम है, और अगर वही गाड़ी हम अगर पाकिस्तान से ख़रीदना चाहें तो उसकी पर यूनिट कास्ट ज़्यादा है, तो वो लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि वो इम्पोर्टेड गुड लें जो चाइना से मिल रही है, तो वो उनको सस्ती भी पड़ती है और वो हमारे कंज्यूमर को भी बेटर ऑफ कर रही है, और चाइनीज़ में जो प्रोड्यूसर है उसकी भी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा सेल हो रही हैं तो वो भी बेटर ऑफ हो रहा है। अब अगर हम प्रिंसिपल नंबर 6 की तरफ चले जाएं तो इसमें लिखा हुआ है मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये जितनी भी गुड्स हमने बात की कि जो प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकॉनमी में यानी हमारी एग्रीकल्चर में, तो अब एक मार्केट होती है जो इनको मार्केट जो होती है वो आपको एक वे बताती है कि इन गुड्स और सर्विसेज को आपने कैसे प्रोड्यूस करना है और इनकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, कितनी सप्लाई करनी है कितनी डिमांड करनी है।
अब देखें कि सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन राइज होते हैं कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस एंड हु प्रोड्यूस। अब देखें व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस का मतलब ये हो गया कि अगर आप मार्केट के अंदर चले जाएं तो मार्केट में आपको कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है। जो कंज्यूमर जो ख़रीदार होते हैं वो बताते हैं कि अभी मसलन विंटर सीज़न चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो अभी हमें अपर भी चाहिए होता है, स्वेटर्स भी चाहिए होती हैं, और इसकी जगह हम ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिनकी डिमांड नहीं है, तो फिर वो मार्केट में जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई के साथ मैच नहीं करेंगी, वो एक्सेस सप्लाई हमारी हो जाएगी मार्केट में और वो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो हमें रैशनली सोच के वो गुड प्रोड्यूस करनी चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड है, ऐसी गुड ना प्रोड्यूस करें कि जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये देखें कि हाउ मच प्रोड्यूस की, कितनी प्रोड्यूस की जाए। मसलन आपको डिमांड है कि आपने 10 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है मार्केट में और आप प्रोड्यूस कर लेते हैं 50 गुड्स, तो अब 40 जो हैं वो एक्स्ट्रा गुड्स हो गई आपकी मार्केट में जो कि आपको प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए थी। तो वो जो आपने 40 गुड्स एंड सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर चुके हैं तो वो आपकी ओवर प्रोडक्शन हो गई जिसका आपको लॉस हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स ये भी आपको इस प्रिंसिपल में बताती है कि आपने कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी है और कहाँ से प्रोड्यूस करनी है, हु प्रोड्यूस एंड कंज्यूम दीज। और तीसरे नंबर पे ये है कि कौन इनको प्रोड्यूस करेगा और कौन कंज्यूम करेगा। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है और कंज्यूमर जो वो बंदा जो मार्केट को टच करता है और मार्केट के साथ वो प्राइस को देख के एक रैशनल पर्सन जो होता है, रैशनल बिहेवियर जो हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, तो वो आपको बताता है कि आपने कौन सी गुड को प्रोड्यूस करना है और कौन सी गुड्स को आपने परचेज़ करना है और किस टाइप की गुड्स आपको, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी का फंक्शन जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे, तो वो आप उसको देख के आप डिसीजन करते हैं। अब इसी प्रिंसिपल को देखते हुए कि जब आप मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे आप मार्केट फेलियर की भी बात करते हैं। तो बाद औक़ात आपकी जो मार्केट है वो इन गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने में फ़ेल हो जाती है। तो इसके लिए फिर आपके पास 2 स्कूल ऑफ थाट हैं जो आपको 6 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बताता है। एक आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट है और सेकंड वन इज़ द कीनेसियन स्कूल ऑफ थाट। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट बिफोर 1930s, जो हमारा 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था इकॉनमी में, उससे पहले जो स्कूल ऑफ थाट यूज़ होता है वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट था। और क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट का जो फाउंडर था वो आदम स्मिथ था। तो उसने बताया था कि मार्केट के अंदर जो है वो आपकी इकॉनमी जो है लीज़ी-फेयर इकॉनमी होनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए और प्राइस एक इनविजिबल हैंड है, आपका जो प्राइस है वो एडजस्ट करे कि जो मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है और सप्लाई हो रही है। तो वो प्राइस आपको इंडिकेट करता है कि अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड जो होती है, देखें आपके पास एक डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई। तो जब आपकी डिमांड और सप्लाई मार्केट में इक्वल होती है तो उस वक्त आपकी प्राइस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इफ़ योर डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई दैट प्राइस इज़ कांस्टेंट, तो वो जो प्राइस है वो आपकी कांस्टेंट है। अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई सप्लाई से, डिमांड कैसे बढ़ सकती है कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, आपका टेस्ट इंक्रीज़ हो गया या फैशन मार्केट में इंक्रीज़ हो गया, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। तो जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी तो उस वक्त आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। इनविजिबल एंड प्राइस को आप देख नहीं सकते हैं, बल्कि ये आप जज करेंगे कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होकर उस डिमांड को सप्लाई के बराबर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपकी डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई हो जाए और यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है तो आप प्राइसेस को क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, तो आपकी प्राइसेस डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदम स्मिथ है, वो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वो कहता था कि आपकी मार्केट के अंदर इनविजिबल हैंड जो प्राइसेस हैं वो एडजस्ट करती हैं आपकी सप्लाई और डिमांड को। और
वो कहता था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए मार्केट में। अकॉर्डिंग टू द आदम स्मिथ कि आपकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, प्राइस आपकी जो है वो इनविजिबल हैंड है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपकी वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई फ्लैक्चुएट यानी ओपन इंक्रीज डिक्रीज करें। और लास्ट थिंग वो ये कहता था कि मार्केट के अंदर ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी मार्केट में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो ये कहता था कि हमारी मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। वो कुछ कह रहे हैं, क्या हो गया? वो कोई ये ऐसे कर रहे थे। अच्छा, अब प्रिंसिपल नंबर 7 जो है कि गवर्नमेंट कैन सम टाइम इम्प्रूव द मार्केट आउटकम। अब देखें कि क्या हुआ कि ये 1930s तक तो ऐसा चलता रहा। अब 1930s के बाद जब मार्केट के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ गया और हमारी इकॉनमी जो थी वो प्रिंसिपल पे चल रही थी कि लेज़ी फेयर इकॉनमी होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमारे जो बेसिकली जो फेडरल रिज़र्व बैंक था अमेरिका, तो वो मनी की सप्लाई बढ़ाता जा रहा था। अब मनी की सप्लाई बढ़ रही थी तो लोग जो थे, जो रिच पर्सन थे सोसाइटी के, तो उस वक्त जो मनी की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जो मनी को बैंक में सेव करने के बजाय उन्होंने अपने घरों में उसको सेव कर दिया था। अब जब बैंक के बजाय घरों में सेविंग हो रही थी तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट, आपको पता है जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, और करते करते इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया कि वो 0% पे आ गया। अब जो देखें कि इकॉनमी के अंदर आपके जो बैंक है वो एक स्टेक होल्डर है, वो इंटरमीडिएट आपका एक एजेंट है या इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर हमारे जो कंज्यूमर या मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं वो दो तरह के, एक लेंडर होते हैं, एक बारोवर होते हैं। लेंडर वो होते हैं जो बैंक को जाके बैंक में अपना डिपॉजिट कराते हैं, और बारोवर वो पर्सन होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। तो अब लेंडर ज़ाहिर है जब बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो रैशनल पीपल होते हैं, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि वो रैशनली सोचते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट से हमें कितनी आउटकम मिलेगी, इसका कितना बेनिफिट होगा, या फिर हम इस मनी को अगर इन्वेस्ट कर दें मार्केट में तो वहाँ से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो उस वक्त वो लेंडर ने जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट कम करा दिया था, जिसकी वजह से फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका बार बार मनी सप्लाई करता जा रहा था, लेकिन वो उसकी यानी उनको नहीं पता चल रहा था कि ये जो अमाउंट है ये कहाँ पे इकॉनमी के किस सेक्टर में या किस ब्लैक इकॉनमी में जा रही है। तो उसके बाद फिर एक केन्स आए जो क्लासिकल के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक नई थ्योरी दी कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होनी चाहिए, और मार्केट में इकॉनमी लेज़ी फेयर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट का कुछ रोल होता है। और कीनीज़ ने यह भी कहा कि मार्केट के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन रहता ही है मार्केट में। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है, मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, या फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि मतलब आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर है इकॉनमी में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, मतलब वीट की, तो वीट को वो करने के बाद उसकी कल्टीवेशन करने के बाद उनको कुछ अर्सा यानी 3-4 महीने उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। तो वो जो 4 महीने का जो गैप होता है दरमियान में, तो वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस होता है। इस तरह हमारे कंट्री के अंदर मतलब एजुकेटेड सेक्टर है, यानी 3 सेक्टर हैं इकॉनमी में पाकिस्तान में। एक आपको पता है एग्रीकल्चर है जिसको ज़राअत कहते हैं उर्दू में, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है सनत, और एक सर्विसेज सेक्टर है जो जहाँ पे ये बैंकिंग सेक्टर आता है या ये टीचिंग सेक्टर जो भी हैं, ये सर्विसेज सेक्टर हैं इकॉनमी में। तो जब सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है और किसी भी वजह से उसकी जॉब जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है जॉब से, तो उसको दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है।
तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है। और तीसरी एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमारा जो वर्क होता है, हम काम करना चाहते हैं, लाइक कि मुझे लेक्चरशिप में इंटरेस्ट है और मुझे एक क्लरिकल जॉब मिल जाए, और एक जो क्लर्क होता है उसको इंटरेस्ट है वो लेक्चरर बनने का, तो वो उसका इंटरेस्ट है लेकिन उसको क्लरिकल जॉब मिल जाती है, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है। तो वो कीनीजियन इकोनॉमिस्ट ने जो 1930s के बाद उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वाइंड नहीं करनी, तो ये सारे प्रिंसिपल ना करें। अच्छा, रिकॉर्ड ना करें, आगे शार्ट कर लेते हैं, तीन प्रिंसिपल कर लेते हैं, 3 रहेगा। कर लेते हैं, 3 रहेगा, अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। अच्छा, तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात इस प्रोग्राम में समझ ना आई हो तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 1 के मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।